सीजी व्यापम के एडीओ भर्ती में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं और सामाजिक अंकेक्षण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात क्या है? तो 60:40। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के कितने दिनों के भीतर कार्य दिया जाना चाहिए? आंसर है 15 दिन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बिहान नाम से जाना जाता है। इंदिरा आवास योजना के तहत राज्य सरकार का अंशदान कितना है? तो 25% इंदिरा आवास योजना के तहत दिया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वर्ष में कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है? तो सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में 2 बार होता है दोस्तों। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता राशि कितनी है? तो 12,000 वित्तीय सहायता मिलता है किसके लिए? एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश से हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ग्राम रोजगार सहायक की। ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम रोजगार सहायक की। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता क्या है? तो ग्रामीण भूमिहीन परिवार। ग्रामीण भूमिहीन जो परिवार है उसको आम आदमी बीमा योजना की पात्रता के अंतर्गत रखा गया है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रो वाटर शेड इकाई का क्षेत्रफल कितना है? तो 500 हेक्टेयर। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रो वाटर शेड इकाई का क्षेत्रफल है 500 हेक्टेयर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर 2011 तक निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर 2011 तक निर्मित सड़कों की कुल लंबाई थी 19,153 किलोमीटर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। याद रखेंगे दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ की गई थी? तो आंसर है दोस्तों 23 अप्रैल 2011। मनरेगा के तहत अकुशल वयस्क मजदूर को न्यूनतम कितने मजदूरी दिवस दिए जाते हैं? तो 100 दिन। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये इसको याद कर लीजिए। मनरेगा के तहत अकुशल वयस्क मजदूरों को न्यूनतम कितने मजदूरी दिवस दिए जाते हैं? तो 100 दिन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 21 मई 2020। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की गई थी? आईएमपी क्वेश्चन है, 21 मई 2020 को। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गाय को गोबर को कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है? तो आंसर होगा इसका 2 रुपये प्रति किलोग्राम। गोधन न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। गोधन न्याय योजना का ये मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत किसकी व्यवस्था की गई है? तो इसके अंतर्गत व्यवस्था की है सामाजिक अंकेक्षण की। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी कौन होता है? ये अधिकार लिखा गया है, अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी होता है। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य के अंशदान का अनुपात क्या है? तो यह है 75:25। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो ग्राम सभा को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? तो 1333 है दोस्तों। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात क्या है? तो 90:10। तो क्वेश्चन आईएमपी है ये। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात है 90:10। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है? तो आंसर है दोस्तों 30 दिन के भीतर। ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनके प्रमुख उद्देश्य हैं सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन, अधोसंरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन। ये ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य हैं। ग्रामीण विकास योजना का उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और गरीबी हटाना। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में वित्तीय सहायता कितनी होती है? तो 1.20 लाख सामान्य के लिए और 1.30 लाख दुर्गम क्षेत्रों के लिए। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य है खुले में शौच से मुक्ति। NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आजीविका सृजन। मनरेगा में कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है? तो 15 दिन के भीतर आपको रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2000 को पीएम ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। बिहान योजना किस योजना के अंतर्गत है? तो योजना का नाम है NRLM, जिसके अंतर्गत बिहान योजना आता है। ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सहायता देना। जल ग्रहण कार्यक्रम में सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है। पीएम आवास योजना का लक्ष्य है 2022 तक पक्का मकान।
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य है सुरक्षित जल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य है स्वरोजगार, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की योजनाएं हैं वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है 10 वर्ष से अधिक, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष 2022 तक क्या है? सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुले में शौच से मुक्ति, ODF प्राप्त करना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों को आजीविका के अवसर प्रदान करना NRLM का मुख्य उद्देश्य है। मनरेगा के तहत कार्य न मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद कर लेंगे। IMP क्वेश्चन है 15 दिनों के भीतर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये इसका आंसर है 25 दिसंबर 2000। बिहान योजना किस योजना के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP है, याद कर लेंगे NRLM। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जल ग्रहण कार्यक्रम में सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती है? तो इसके अंतर्गत जो योजनाएं आती है वो है वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी और सामग्री पर खर्च का अनुपात क्या है? तो 60:40। ये क्या है? मनरेगा योजना के तहत मजदूरी और सामग्री पर खर्च का अनुपात है। मनरेगा के तहत कार्य मांगने पर कितने दिनों के भीतर कार्य मिलना चाहिए? तो 15 दिनों के भीतर आपको कार्य मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में NRLM को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहान के नाम से जाना जाता है। इंदिरा आवास योजना में राज्य सरकार का अंशदान कितना है? तो 25% राज्य सरकार का अंशदान होता है। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार होता है? तो वर्ष में 2 बार होता है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में प्रति हेक्टेयर सहायता कितना है? तो 12,000 आपका राशि का सहायता किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम कौन से देश से हुआ है? तो ये अमेरिका से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP है। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा का संचालन कौन करता है? तो ग्राम रोजगार सहायक। सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में किसकी भागीदारी आवश्यक होती है? तो स्थानीय समुदाय और लाभार्थियों की, ठीक है। मनरेगा अधिनियम की कौन सी धारा सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित है? तो धारा 17। ये भी याद रखेंगे, IMP क्वेश्चन है। एक बार और पढ़ लेते हैं। मनरेगा अधिनियम की कौन सी धारा सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित है? तो धारा क्या है? 17। सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? तो प्रत्येक 6 माह में 1 बार, मतलब साल में 2 बार, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण का संचालन कौन करता है? तो ग्राम सभा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सोशल ऑडिट यूनिट, SAU। ये भी IMP क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ लेते हैं। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सोशल ऑडिट यूनिट, SAU। सामाजिक अंकेक्षण में मुख्य रूप से किन दस्तावेजों की जांच की जाती है? तो कार्य योजना, भुगतान रजिस्टर और मास्टर रोल की जांच की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण का प्रारंभिक प्रयोग किस देश में हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन। भारत में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा को किस योजना में पहली बार शामिल किया गया? तो मनरेगा में। ये IMP क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। भारत में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा को किस योजना में पहली बार शामिल किया गया? तो आंसर है इसका मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो संबंधित जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सौंपी जाती है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन कौन से हितधारक शामिल होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? लाभार्थी होंगे, पंचायत सदस्य होंगे, सरकारी अधिकारी और NGOs होंगे, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से किस प्रकार की समस्याओं की पहचान की जाती है? सामाजिक अंकेक्षण जो होता है उसके द्वारा किस प्रकार की समस्याओं की पहचान की जाती है? तो आंसर होगा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता और क्रियान्वयन में खामियां। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने का माध्यम क्या है? तो ग्राम सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रशिक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो SAU है उसके द्वारा किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो चेक लिस्ट, प्रश्नावली, साक्षात्कार कम। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं? तो दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता होती है, खुली बैठकों का आयोजन होता है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जाती है? जांच कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण का कानूनी आधार क्या है? तो मनरेगा अधिनियम 2005। ये IMP क्वेश्चन है। सामाजिक अंकेक्षण का कानूनी आधार क्या है? तो मनरेगा अधिनियम 2005, ठीक है।
सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवश्यक डाटा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सरकारी रिकॉर्ड, लाभार्थियों से साक्षात्कार, सरकारी रिकॉर्ड से और लाभार्थियों से डायरेक्टली साक्षात्कार या उनसे पूछा जाता है। सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट कितने समय के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो 15 दिनों के भीतर उनका रिपोर्ट सबमिट करना होता है। सामाजिक अंकेक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है? तो डेटा की अनुपलब्धता होती है कहीं कहीं, ठीक है। स्थानीय सहयोग की भी भारी कमी होती है। सामाजिक अंकेक्षण के परिणामों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो योजनाओं में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण का उपयोग किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए किन किन क्षेत्रों का चयन किया जाता है? तो यादृच्छिक चयन या शिकायतों के आधार पर, कि कहीं यदि शिकायत मिलता है कि कहीं भ्रष्टाचार बहुत अधिक है तो वहाँ पास में सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य होते हैं? तो मस्टर रोल, भुगतान रजिस्टर राशि और कार्य योजना, इन सभी ये तीनों चीज़ों का क्या करते हैं? सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संबंधित विभाग और प्रशासन की। सामाजिक अंकेक्षण में कौन से मूल्यवान उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो SWOT विश्लेषण और सामाजिक मानचित्रण, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन से चरण होते हैं? तो योजना, डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग। क्या क्या सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन से चरण होते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए, यह एमपी क्वेश्चन है। योजना, डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग। सामाजिक अंकेक्षण के लिए समुदाय को कैसे जागरूक किया जाता है? तो प्रशिक्षण के द्वारा, कार्यशालाएं के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो कार्य की गुणवत्ता के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, समयबद्धता के संबंध में और भुगतान की स्थिति के संबंध में। सामाजिक अंकेक्षण के लिए किस प्रकार की टीम गठित की जाती है? तो प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और विशेषज्ञों की टीम गठित की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो निष्कर्षों और सिफारिशों सहित विस्तृत रिपोर्ट। सामाजिक अंकेक्षण में कौन से संकेतक महत्वपूर्ण होते हैं? तो कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता और लागत। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है? राज्य सरकारों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण होते हैं। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान किन किन हितधारकों से साक्षात्कार लिया जाता है? तो लाभार्थी जो होते हैं, पंचायत सदस्य जो होते हैं और अधिकारी, तीनों से क्या कर सकते हैं? साक्षात्कार लिए जा सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन से दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है? तो योजना दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को कैसे साझा किया जाता है? तो ग्राम सभा में प्रस्तुति, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवश्यक संसाधन कौन प्रदान करता है? तो संबंधित सरकारी विभाग, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन से तकनीकी उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल ऐप्स, इन सब का उपयोग किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन से मूल्यांकन मानदंड होते हैं? तो प्रभावशीलता, दक्षता, पारदर्शिता। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन से कानूनी प्रावधान हैं? तो मनरेगा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन से जोखिम हो सकते हैं? तो विरोध हो सकता है, डेटा की कमी हो सकती है और कहीं कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। जैसे कि समझ सकते हैं दोस्तों, किसी सामाजिक अंकेक्षण के दौरान यहाँ देखते हैं कि किसी मनरेगा के किसी कार्य में घोटाला हुआ है, किसी पैसे का गबन हुआ है, तो वे अपने डेटा को बदल देते हैं या छुपा देते हैं, या फिर जो वहाँ के सरपंच या सचिव होते हैं अगर वो ताकतवर होते हैं तो राजनीतिक हस्तक्षेप उन लोगों के द्वारा किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन से नैतिक मुद्दे होते हैं? तो गोपनीयता होती है और निष्पक्षता होती है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन से प्रशिक्षण मॉड्यूल उपयोग किए जाते हैं? सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकसित मॉड्यूल। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन से संकेतक मापे जाते हैं? तो लागत, समय और गुणवत्ता, ये तीनों मापे जाते हैं। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन से सुधार सुझाए जाते हैं? तो बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए और तकनीकी सहायता होनी चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन से डेटा संग्रह विधियाँ उपयोग की जाती है? सर्वेक्षण, साक्षात्कार और दस्तावेज समीक्षा। ये पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और दस्तावेज समीक्षा, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग किस प्रकार की नीतियों में किया जाता है? तो योजनाओं में सुधार और नीति निर्माण के लिए। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन से सॉफ्टवेयर उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो MIS सिस्टम, डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं? तो कार्रवाई योजना, प्रशिक्षण, निगरानी। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से किस प्रकार की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है? तो योजनाओं की निष्पक्षता और जवाबदेही। थैंक यू।